Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 1 जून 1984 से शुरू हुआ था वो समय जिसे आज भी पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन ही नहीं बल्कि काला दौर माना जाता है। 3 जून 1984 यानी आज ही के दिन भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई थी और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी ताकि चरमपंथियों के हथियारों और असले का अंदाज़ा लगाया जा सके। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद वहां परिसर में भीषण खून खराबा हुआ। सैन्य कमांडर के.एस. बराड़ ने माना कि चरमपंथियों की ओर से भी काफ़ी तीखा जवाब मिला। अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चलीं। कई सदियों में पहली बार वहां 6, 7 और 8 जून को पाठ नहीं हो पाया। सिख पुस्तकालय पूरी तरह से जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक मारे गए और 250 के करीब घायल हो गए। इसी श्वेत पत्र के अनुसार 493 चरमपंथी और आम नागरिक भी मारे गए, 86 घायल हुए और लगभग 1592 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जो कि आज ही के दिन शुरू हुआ था और लगभग 3 दिन तक चला था। तो अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि आखिर क्या है खालिस्तान और क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि आजकल भी हमारे देश में खालिस्तान की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज से 38 साल पहले जून के पहले सप्ताह में अमृतसर के हरमंदिर साहब, जिसको कि हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रांगण में जो वाक़या हुआ था वो आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास के सबसे काले पन्नों के रूप में आज भी दर्ज है। वो ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। इस पूरी घटना के केंद्र में जरनैल सिंह भिंडरावाले था, जिसका ताकतवर होना कांग्रेस की उस सोच का नतीजा था जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को किसी भी कीमत पर कमज़ोर करके अपने लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन जहर का काट जहर से ढूंढना कांग्रेस को भारी पड़ गया और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर उस सियाह पन्ने को फिर से पलटकर जानने की कोशिश करें कि मामले की जड़ में क्या था और कैसे एक साधारण सिख युवक भारत सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों द्वारा किए गए बंटवारे के बाद पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, जिसका बड़ा हिस्सा नवगठित पाकिस्तान के साथ चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। हालांकि अंग्रेज़ों के ही दौर में साल 1920 में सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हो चुका था। ऐसे में आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब सिख बहुल्य राज्य बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी इस मांग को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि ये पॉपुलर डिमांड नहीं है, केवल कुछ संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं। ये बात तब कही गई थी जब पंजाब में पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर सबसे पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उनका ज़्यादा हक है और उनको ही इसके ऊपर अधिकार दिया जाना चाहिए। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, लेकिन पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में केंद्र सरकार को 10 साल लंबा वक्त लग गया। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पंजाब हरियाणा का गठन हुआ। अब जाकर सिखों को लंबे समय से हो रही अलग राज्य की मांग पूरी हुई। अकाली दल ने पंजाब के गठन के साथ इस मांग को भाषा के आधार पर रखा था, न कि धर्म के आधार पर। इसलिए सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पंजाब के प्रवासी विदेश चले गए, जहां 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ नेताओं ने विदेशी धरती पर खालिस्तान के अलग देश के रूप में गठन का ऐलान कर दिया और वहीं पर मुद्रा भी जारी कर दी, लेकिन अकाली दल ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की थी।
अकाली दल स्वायत्तता चाहता था, लेकिन अलग देश की मांग उसने कभी नहीं की। ऐसे में सन 1973 में आनंदपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति को बचाए रखना होगा। केंद्र सरकार को राज्यों के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप राज्यों को पूरी ताकत देनी चाहिए। अकाली दल के आनंदपुर प्रस्तावों में 7 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए, जबकि केंद्र में चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। वहीं हरियाणा के पंजाबी बोले जाने वाले कुछ इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाए। तीसरी मांग यह थी कि मौजूदा संविधान के अंतर्गत राज्यों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और राज्यों के काम में केंद्र के दखल को कम किया जाए। पंजाब में औद्योगिकरण और लैंड रिफॉर्म हो, वहीं कमज़ोर तबके के लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अकाली दल ने मांग रखी कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही पंजाब के बाहर अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे सिखों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए और मौजूदा कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित इस प्रस्ताव को हर किसी ने भुला दिया था, लेकिन इसे साल 1982 में फिर से हवा दी जरनैल सिंह भिंडरावाले ने। जरनैल सिंह भिंडरावाले को 1977 सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया नियुक्त किया गया था। उस समय तक दमदमी टकसाल का निरंकारियों से सीधा टकराव हो चुका था। पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहब 11वें और आखिरी गुरु हैं जो अनंत काल तक बने रहेंगे। गुरु गोबिंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सका। निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते हैं। ऐसे में 1978 में वैशाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस घटना में 13 निरंकारियों की जान चली गई और इसके बाद पंजाब हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, जो कि 1977 तक लागू रहा। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर अकाली दल के हाथ में आ गई। पंजाब में अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद ज़्यादा हावी होने लगा। ऐसे में उसे काटने के लिए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो अकालियों का विरोध कर सके। इसलिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो और जिससे कि सिख अकाली दल की ओर ना जाकर उसकी तरफ आए। कांग्रेस की ये तलाश जरनैल सिंह भिंडरावाले पर आकर खत्म हुई। इसके बाद कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब की धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह से मदद की। भिंडरावाले ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। उन उम्मीदवारों का कांग्रेस ने समर्थन किया। इस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाले की पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद की। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में फिर से चुनाव हुए। तब पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भिंडरावाले को रोका जाए और दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था। इसलिए पंजाब में भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1980 में भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद 1981 में भाषा का मुद्दा जनगणना के दौरान अहम हो गया। हिंदी के आगे पंजाबी के पिछड़ने का डर सिखों को हो गया था। पंजाब केसरी ने अपने लेखों में लिखा था कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएं, न कि पंजाबी को। इस कारण पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस मामले में भिंडरावाले को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन राज्य में गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा शुरू होने के कुछ दिन बाद भिंडरावाले को छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया और इस घटना के बाद उसके कट्टर अनुयायियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। इस बारे में एक बार भिंडरावाले ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि जो काम मैं सालों में नहीं कर पाया वो 2 दिन जेल में रहने के कारण पूरा हो गया। 1982 में भिंडरावाले और अकालियों के बीच साथ काम करने पर सहमति बन गई। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्मयुद्ध मोर्चे की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करना था। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने
इस आंदोलन को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इस दौरान तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई और 30,000 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। सिखों ने 1982 में दिल्ली में होने वाले 9वें एशियाई खेलों के आयोजन में व्यवधान डालने की योजना भी बनाई। ऐसे में पंजाब से हरियाणा और दिल्ली की ओर आने वाले सभी सिखों की तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की भी तलाशी ली गई। ऐसे में चुन चुनकर तलाशी लिए जाने की वजह से सिखों में नाराजगी शुरू हो गई। 1983 में धर्मयुद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों के पास हत्या कर दी गई। पुलिस के अंदर भिंडरावाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश को उठाने 2 घंटे तक कोई पुलिस वाला वहां पहुंचा नहीं। इसके बाद पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच विवाद पैदा हो गया। अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद पंजाब में स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। CM दरबारा सिंह, जो भिंडरावाले पर लगाम लगाना चाहते थे, उनकी सरकार को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया। भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने हरमंदिर साहब परिसर के अंदर हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के सामने बातचीत का प्रस्ताव भी रखा। अकाली गुट ने तो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने अकालियों पर आरोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो और मुझे भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारों पर हमले को बढ़ता देख 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले 5 महीने में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाने से पहले पंजाब में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। रेल, वायु और सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। किसी भी तरह के संदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। सेना और अर्धसैनिक बलों ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने के लिए कह दिया गया। 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कही। और 3 जून को सिखों के 5वें गुरु का शहीदी दिवस होता है। ऐसे में उस दिन ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे। पुलिस और सरकारी तंत्र लोगों को मंदिर से वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। शायद उनका इरादा किसी भी तरह की कार्रवाई के समय लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का रहा होगा। भिंडरावाले के समर्थकों को हथियार चलाने और सैन्य बलों का सामना करने का प्रशिक्षण मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने दिया था। शाहबेग ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोगों को पाकिस्तान सेना का सामना करने के लिए भी प्रशिक्षित किया था और इसी अनुभव का उपयोग शाहबेग ने भिंडरावाले के समर्थकों को प्रशिक्षित करने में किया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंपी गई। 5 जून की शाम दोनों पक्षों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हुई। सेना को पहले से ही ये निर्देश दे दिए गए थे कि हरमंदिर साहब को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई और क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट, किस तरह से भिंडरावाले को कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया और बाद में और आगे चलकर उनको इसके भीषण परिणाम भुगतने पड़े। ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना को हम ऐसे ही नहीं देख सकते। जो लोग इस ऑपरेशन के दौरान मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग इस ऑपरेशन की वजह से बाद में मरे, जिसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यह था मेरा पार्ट 1 खालिस्तान और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि आज ही के दिन शुरू किया गया था। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे की कहानी कि किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया, साथ ही आगे चलकर इस ऑपरेशन की वजह से देश को क्या कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मंडे फिर आप सबसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।